नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। हमारे खास कार्यक्रम चुनावी यात्रा के तहत आज हम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर संसदीय क्षेत्र में हैं। यहाँ से 2 बार से डॉक्टर संजीव बालियान बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर जीत रहे हैं और बीजेपी ने तीसरी बार भी उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। आज डॉक्टर संजीव बालियान के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आए और अमित शाह ने मुजफ्फरनगर में लोगों से जब संवाद किया तो मोदी सरकार के बड़े फैसलों यानी 370, राम मंदिर और सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को गिनाया। इसके साथ ही किसानों के लिए क्या किया गया है, किस तरीके से एमएसपी को लेकर किसानों की जो मांगे थी वो मानी गई, किसानों का जो गन्ना का जो मूल्य की बात हो, चाहे भुगतान की बात हो, वो भी वादे पूरे किए गए। कैसे डबल इंजन सरकार यानी कि मोदी और योगी सरकार ने मुजफ्फरनगर के किसानों को, जनता को राहत दी, इसका उल्लेख अमित शाह ने अपने भाषण में किया। और ख़ास बात ये रही कि आज के इस आयोजन में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी थे। उन्होंने हालांकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो अखिलेश यादव हैं उन पर कोई निजी टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव चाहें तो मुझे 4 और गालियां दे सकते हैं, लेकिन मैं उन पर निजी टिप्पणी नहीं करूंगा। जयंत चौधरी ने इसी के साथ ही जो मतदाता हैं उनसे कहा कि इस बार का जो चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और अच्छे से वोट देकर आना है, यानी कि भारी बहुमत से डॉक्टर संजीव बालियान को जिताना है। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। जब जयंत चौधरी और अमित शाह एक साथ एक मंच पर थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस महत्वपूर्ण मुजफ्फरनगर सीट पर, तब दोनों ने क्या बड़ी बातें कही हैं, आइए देखते हैं। पहले जयंत चौधरी का भाषण, फिर दिखाएंगे आपको अमित शाह ने क्या कहा। आज किसानों की धरती और मुजफ्फरनगर के सामाजिक और राजनीतिक ताना बाना में बड़ी भूमिका अदा करने वाले शाहपुर में एक कार्यक्रम है। चुनावी रैली में आए देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हमारे मुजफ्फरनगर लोकसभा के, हमारे एनडीए के और ख़ास तौर से लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के साझे उम्मीदवार डॉक्टर संजीव बालियान जी, उत्तर प्रदेश के मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी, हमारे पार्टी के अनिल जो अभी इन्होंने शपथ ली और आपके आशीर्वाद से मंत्री बने उत्तर प्रदेश में, दयाशंकर जी, उपस्थित तमाम हमारे विधायक, वरिष्ठ पदाधिकारीगण, नेता, कार्यकर्ता, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो कुशल संचालन इस बैठक का कर रहे हैं। जब उन्होंने मुझे निमंत्रण देना था तो इनके मुंह से निकल गया चौधरी अजीत सिंह जी। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। शाहपुर के लोग जानते हैं कि पिछली बार के चुनाव के बाद वो दोबारा शाहपुर आए थे। याद है कि नहीं याद? जब चौधरी अजीत सिंह जी शाहपुर आए थे, बहुत भावुक पल थे लोगों के लिए और शाहपुर के लोगों को शायद उस समय मालूम नहीं था कि चौधरी अजीत सिंह जी का आखिरी पड़ाव वो यहाँ शाहपुर में उनका है। आखिरी मौका और अवसर लोगों के लिए था उनको देखने का और सुनने का। उन पलों को आप सजो के रखना। चौधरी अजीत सिंह जी के लंबे राजनीतिक सफर और जीवन यात्रा में मुजफ्फरनगर के लोगों का और खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। और मैं जानता हूं आज चौधरी अजीत सिंह जी की आत्मा बहुत खुश होगी। वो ये दिन देखना चाहते थे, वो देश की तस्वीर देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि देश में जो कर्मठ और ईमानदार और मेहनतकश लोग हैं उनके उत्थान के लिए काम करने वाले सबसे बड़े नेता रहे चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान होना चाहिए। और मैं जानता हूं कि यहां जितने लोग बैठे हैं, आपकी मुस्कुराहट नहीं टूट रही उस दिन से जब भव्य कार्यक्रम में महामहिम राष्ट्रपति जी ने मेरे हाथों में आपका भारत रत्न दिया। ये भारत रत्न आपका है। मुजफ्फरनगर का हर एक व्यक्ति गदगद होना चाहिए। भारत के किसानों का
और कमेरों का सम्मान रखने वाली भारत सरकार के लोग आज आपके बीच आए, उम्मीद के साथ आए हैं कि दोबारा तीसरी बार बड़ा मैंडेट, बड़ा विश्वास मुजफ्फरनगर के लोग चुनाव में वोट करके देंगे। 19 की तारीख पहले चरण में यहां चुनाव है, कहीं कोई कसर मत छोड़ना साथियों। पहले जो थोड़ी बहुत कसर थी, अब जब लोकदल और भारतीय जनता पार्टी एक हो गए और एनडीए में हम शामिल हो गए, संजीव जी इस बात को भली भांति जानते हैं, अब कोई बहाना किसी पे नहीं है, कोई कसर नहीं है, कोई टक्कर बची नहीं। कुछ दिन पहले जब भारत रत्न दिया गया, मैं सोच रहा था, मैंने भी कम समय में अपनी राजनीतिक यात्रा में बहुत नेताओं को बहुत करीब से देखा और उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। आज देश के मानचित्र में जितने बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने भी कभी ना कभी चौधरी चरण सिंह जी के आशीर्वाद के साथ वो जनता के बीच गए और जनता ने उन्हें अवसर और मौके दिए। इसलिए आज जिस मुकाम पे वो लोग खड़े हैं, वह लोग भी चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान करते हैं। लेकिन एक मौका मिल गया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। हमें देखने का और परखने का मौका मिल गया कि जो कल परसों तक जब लोकदल का साथ राजनीतिक तौर से जिन पार्टियों और नेताओं के साथ था, वोट लेने के लिए वे लोग चौधरी चरण सिंह जी का नाम मंचों से लेते थे। लेकिन जब भारत रत्न का निर्णय भारत सरकार ने लिया, चाहे संसद के अंदर जब वहां चर्चा हो रही थी, चाहे भारत रत्न के देने के बाद, आपने भी देखा होगा कि जो लोग कल परसों तक हमारे साथ थे और चौधरी चरण सिंह जी का नाम लेते थे, बड़े अदब और सम्मान से लेते थे और किसान की बात करते। चौधरी चरण सिंह जी को जब भारत रत्न दिया गया है, आप उनके सोशल मीडिया पे जाके देख सकते हैं, एक बयान आपको नहीं मिलेगा, इन्हें कहीं कोई खुशी नहीं है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें और क्या बोलें और कैसे कैसे हम अपने चुनाव लड़ें। स्वागत भी नहीं कर पाए, खुशी जाहिर नहीं कर पाए कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला है। विरोध है उनके अंदर ही अंदर, विरोध वो कर रहे हैं। और मैंने कल परसों की बात है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनका भी एक बयान मैंने देखा। अब तक मैं उनके लिए कुछ बोला नहीं हूं, मैं उनके लिए कोई व्यक्तिगत बात बोलूंगा भी नहीं। वो भले गाली गलौज करना चाहें तो मुझे 4 गाली फालतू देना चाहें तो दे दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों मैं आपके साथ हूं। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूं, मुजफ्फरनगर के लोगों से मेरी खास अपील है। मेरा इतना तो अधिकार आप पे बनता है कि नहीं बनता? मैं खास निवेदन करना आया हूं, हम लोगों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। इन्हें बता देना, ऐसा वोट देना और इस तरीके से जिताकर इनको दिल्ली भेजना संजीव जी को, कि वो लोग जान जाएं मैं पलटा नहीं हूं। इसे पलटना नहीं कहते, इसे पटकनी मारना कहते हैं, पटकनी देनी है। मल विद्या वो थोड़ी बहुत जानते हैं, थोड़ी बहुत मैं भी जानता हूं। मुझे बड़ी खुशी हुई, शाहपुर में आकर मैंने पूछा, इसी कॉलेज के प्रबंधक से मेरी बातचीत हुई। यहीं ग्राउंड में 40 लाख रुपए कुश्ती हॉल के निर्माण के लिए मैंने अपनी निधि से लगाए हैं, उसका निर्माण जल्द होगा। और यहाँ के प्रबंधक मुझे बता रहे थे कितना टैलेंट है यहाँ बच्चों में। अभी स्टेट की जो प्रतियोगिता हुई कुश्ती में 12 मेडल, शाहपुर में इसी संस्था में पढ़ रहे बच्चों ने 12 मेडल जीते हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि। यहीं पास में काकड़ा गांव है, पुनीत बालियान स्वर्ण पदक जीत के आया। मैं जानता हूं बहुत खुशी की एक लहर पूरे क्षेत्र में गई। उसके पश्चात मैं उससे मिलने गया, मैं उससे मिलना चाहता था। बहुत ही छोटे मध्यम वर्ग और गरीब परिवार उनका है, किसानी करते हैं और देश के लिए इतना बड़ा गौरव उन्होंने हासिल किया। उस समय पुनीत ने मुझे कहा
कि हमारे गांव में वो व्यवस्था नहीं बन पाएगी। अगर आप खेल का कोई संसाधन देना चाहते हो तो शाहपुर में दे देना, शाहपुर में वो निर्माण होना चाहिए। तो इसका श्रेय जो शाहपुर में मेरी निधि लग रही है, मैं बता देना चाहता हूं सार्वजनिक तौर पर, पूरा का पूरा श्रेय पुनीत बालियान को, उनके परिवार को जाता है। मैं धन्यवाद उनको देता हूं, क्योंकि गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं, देश के बड़े नेता हैं और बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पे। मैं कुछ बात अपने मुद्दों की, किसानों की करना चाहूँगा। अब लोकदल और बीजेपी एक हैं, हमारे प्रतिनिधि प्रदेश की सरकार में भी है, और जब हमने दृढ़ निश्चय के साथ ये निर्णय लिया कि हमें आगे और गति देनी है, तो ये बात तो तय है कि प्रदेश और देश भर में किसानों को जब तीसरा मैंडेट मोदी जी को मिलेगा, प्रधानमंत्री की शपथ वो लेंगे, तो देश का किसान विश्वास कर सकता है कि किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए उनके साथ सामाजिक न्याय हो, मुख्य धारा में उनकी गिनती बने। तमाम प्रयास, जो कोई कसर रह गई होगी, तमाम प्रयास मिलकर हम लोग करेंगे। आप विश्वास कीजिए, मुजफ्फरनगर के गन्ने की फसल दुनिया में चर्चित है, गुड़ का बहुत बड़ा व्यापार है। प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में भी यहाँ गुड़ का एक चयन हुआ है मुजफ्फरनगर के लिए। तो गुड़ की मिठास, गन्ने की मिठास भी बढ़ाई जा, किसानों को भी उसको बेहतर लाभ मिल सके, इसके लिए भी हम लोग फैसले लेंगे। समझदार के लिए इशारा ही बहुत होता है, बाकी आचार संहिता है, हम सब के लिए नियम बने हैं, लेकिन जो खेती किसानी करते हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि वो सरकार जो चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दे सकती है। इससे पहले भी सरकारें थी, इससे पहले भी लोग प्रधानमंत्री रहे, चौधरी साहब को लोग मानते भी होंगे, लेकिन उनके लिए इतना बड़ा फैसला आज तक कोई सरकार ले नहीं पाई। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री पद को संभालते हुए ये एक ऐतिहासिक फैसला भारत सरकार ने लिया है, और ये साफ साफ दिखाता है कि भारत सरकार की प्राथमिकता किसान और कमेरों के लिए है, और हमारी जवाबदेही भी आपके लिए है। तो इसलिए बड़ा दिल दिखाना, मैं लोकदल के कार्यकर्ताओं से आखिर में एक दोबारा अपील करता हूं, हमने और आपने तो बहुत संघर्ष किया, लेकिन आपको और बड़ा दिल दिखाना होगा। दुष्यंत कुमार जो प्रसिद्ध कवि हैं, उनकी एक छोटी सी पंक्ति याद आ रही है, मैं सुना देता हूं कि सच है कि पावों ने बहुत कष्ट उठाए। ये जो हम लोग विपक्ष में रहे तो उस समय की बात है, हमने बहुत संघर्ष किया, बहुत संघर्ष करके यहाँ आए हैं मंच पे, हम साझे मंच पे हम लोग खड़े हैं। तो दुष्यंत कुमार जी ने कहा है कि सच है कि पांव ने बहुत कष्ट उठाए, पर पांव किसी तरह राह पे तो आए। तो अब लोकदल के कार्यकर्ताओं को बड़ा दिल दिखाकर, क्योंकि हमारी राह, हमारे रास्ते एक हैं, और मुजफ्फरनगर से दिल्ली जाने का रास्ता है। अगर आप मुझे मजबूती देना चाहते हो, अगर आप मुझे ताकत देना चाहते हो, अगर आप चौधरी चरण सिंह के विचारों को आगे ले जाना चाहते हो, अगर आप चौधरी अजीत सिंह जी के अधूरे कार्यों को पूरा करना चाहते हो, तो डॉक्टर संजीव बालियान को बहुमत के साथ आप चुनाव जिताइएगा। आज जाट बेल्ट में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए भारतीय जनता पार्टी और लोकदल के सभी समर्थक भाइयों बहनों माताओं को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं इस भूमि पर आया हूं जिस भूमि से चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए, देश भर के किसानों के लिए अपनी आवाज बुलंद की थी। चौधरी चरण सिंह को स्मरणांजलि देकर मेरी बात की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। यहां के महान स्वतंत्रता सेनानी सुंदरलाल जी, हरदयाल जी, बिशंबर लाल जी, शांति नारायण जी को भी याद कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव है, ये चुनाव मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। मुझे बताओ,
मोदी जी को हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते? जोर से बोलो, चाहते हैं या नहीं चाहते? मोदी जी ने गरीबों के उत्थान के लिए, किसानों के उत्थान के लिए ढेर सारे काम किए। मोदी जी ने गुड़ और गन्ने के इस क्षेत्र के अंदर गन्ने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाकर ढेर सारे बदलाव किए। भाई और बहनों, आप याद करिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, गन्ने की एफआरपी 210 प्रति क्विंटल थी, 210, और आज 340 रुपया प्रति क्विंटल करने का काम मोदी जी ने किया है। और भुगतान की जहां तक बात है, 95 से 17 में एवरेज भुगतान 23,000 करोड़ होता था, आज 2,50,000 करोड़ रुपया गन्ने का भुगतान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसके साथ साथ चीनी मिलें, बसपा के शासन में 19 चीनी मिलें बंद हुई, अखिलेश के शासन में 10 मिलें बंद हुई, और भाजपा के शासन में 20 से अधिक चीनी मिलों को शुरू किया गया, और 5 नई चीनी मिलें आज नई बनाने का काम हुआ है। और हमने इथेनॉल की पॉलिसी लाकर पहले 2014-15 में इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया नहीं जाता था, आज 154 करोड़ लीटर इथेनॉल मिलाया जाता है, जिससे गन्ना किसान की आय को बढ़ाने का काम हुआ है। भाइयों और बहनों, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, कुछ नहीं है, बैठ जाइए, जरा बैठ जाइए सब लोग। भाइयों और बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस वाले 50-50 साल से धारा 370 को संभाल पर बैठे थे। मोदी जी ने दूसरी बार जब आपने प्रधानमंत्री बनाया, धारा 370 को समाप्त कर कर कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम किया। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर में से आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों और बहनों, ये जो घमंडिया गठबंधन है, अखिलेश यादव जी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये कभी नहीं चाहते थे अयोध्या में राम मंदिर बने। मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक राम जन्मभूमि के मुद्दे को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया, और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी है। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है। मोदी जी ने एमएसपी पर आजादी के बाद सबसे ज्यादा खरीदी करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों और बहनों, आज मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आया हूं।
2014 में मैं भाजपा का प्रभारी था। मैं यहाँ आया था, कैराना से, मुजफ्फरनगर से, सहारनपुर से पलायन चालू हो गया था। यहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं था। आपने 2017 में भाजपा की सरकार बनाई, योगी सरकार ने यहाँ पर गुंडों का आतंक बनकर यहाँ पलायन रोका है और लोगों को सुरक्षित किया है। और इसके साथ साथ अब निर्दोष नागरिकों की जगह अब उत्तर प्रदेश से गुंडे पलायन करने लगे हैं। इस प्रकार की स्थिति उत्तर प्रदेश में बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। भाई और बहनों, ये चुनाव में जो घमंड या गठबंधन इकट्ठा हुआ है, 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले लोग इकट्ठा हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी चौधरी चरण सिंह जी के गौरव समारोह में आए, उस दिन उन्होंने भ्रष्टाचारी बचाओ रैली बनाई और वो रैली में भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने की बात करी। मैं आज इस मंच से समग्र उत्तर प्रदेश की जनता को कहना हूं, 2014 में मोदी जी ने कहा था, जिन्होंने भ्रष्टाचार करा है वो जेल में जाएंगे, और 2024 में भी कह रहे हैं, जिसने भ्रष्टाचार किया है वो जेल की सलाखों के पीछे चले जाएंगे। मुझे बताओ, जिन्होंने 12 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया, उनको जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जोर से बोलो, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? भाई और बहनों, उनका मकसद परिवार के लोगों को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी जी का मकसद देश के किसान, गरीब, मजबूत, दलित और आदिवासी को मजबूत बनाकर अपने पैर पर खड़ा रहना है। आज मुझे अंत में इतना बताइए, संजीव बालियान को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताएंगे? बालियान आगे आओ आप जरा। संजीव बालियान ने मंत्री रहते हुए पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा काम किया है। संजीव बालियान को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। 14 की 14 सीधे मोदी जी की झोली में डालेंगे। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। 400 पार करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के विश्वास की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। हम आपको बता दें कि आज की जो ये जनसभा थी, ये खचाखच पूरा जो मैदान है इस स्कूल का, ये भरा हुआ था। अब चूंकि सभा खत्म हो चुकी है तो लोग यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि जब हमने मुजफ्फरनगर की ओर कदम बढ़ाया था, तब हमें मुजफ्फरनगर की एंट्री से लेकर इस कार्यक्रम स्थल तक लोग ट्रैक्टरों पर बड़ी संख्या में यहाँ पर जनसभा में शामिल होने के लिए आसपास के गाँवों से, दूर दराज के इलाकों से आ रहे थे और लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। फिलहाल इस रिपोर्ट में कहीं, बाकी देशों ने खबरों के लिए बने रहे प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।